हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 13 को कवर करेंगे इन डिटेल। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 और डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इन दोनों डॉक्ट्रिन को और इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हुए थे फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट्स में, जो केस लॉज थे, वो सारे कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द डिस्कशन, सबसे पहले आर्टिकल 13 तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 और 13 क्लॉज 3। आर्टिकल 13 हमको बताता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कोई भी लॉज अगर फंडामेंटल राइट से डेरोगेशन में है तो वो वॉइड माने जाएंगे। ये सिंपल बेसिक इंट्रो आर्टिकल 13 देता है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगर वायलेशन में होंगे तो वॉइड हो जाएंगे। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद से जो लॉज आए वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए फंडामेंटल राइट्स के अगर अगेंस्ट जाएंगे तो वो वॉइड हो जाएंगे। ये बेसिक इंट्रो है 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 का। 13 क्लॉज 3 में क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 13 क्लॉज 1 कहता है एनी लॉ मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शेल टू दैट एक्सटेंट बी वॉइड। मतलब कि जो जितनी सीमा तक, सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि जिस सीमा तक वो इनकंसिस्टेंट है उतनी लिमिट तक वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पूरा लॉ वॉइड डिक्लेयर होगा क्या? नहीं, उतने एक्सटेंट का जितनी एक्सटेंट की इनकंसिस्टेंसी है उस लॉ की फंडामेंटल राइट्स के साथ, उतनी एक्सटेंट तक का लॉ वॉइड हो जाएगा। उसके बाद 13 क्लॉज 2 सेम बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड। अब इसी से संबंधित हम इसको पढ़ना है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, जो कि इन दोनों 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 की टर्म में अप्लाई होती है, क्योंकि दोनों में वर्ड क्या यूज हुआ है? टू दैट एक्सटेंट बी वॉइड, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड से मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी अप्लाई होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इफ अगर एक कोई लॉ है उसका एक पार्ट अगर इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक पार्ट इनकंसिस्टेंट विद द लॉ है और दूसरा पार्ट वैलिड, एक पार्ट इनवैलिड है और एक पार्ट वैलिड है, तो अगर इनवैलिड पार्ट को आप वैलिड पार्ट से सीवियर कर सकते हो तो कोर्ट बोलता है कि, लॉ बोलता है कि आप इसको सीवियर कर दो ताकि वो पूरा का पूरा लॉ वॉइड ना हो पाए। ठीक है, तो यही डॉक्ट्रिन कहती है कि इफ ओनली पार्ट ऑफ द लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इज सीवियरेबल फ्रॉम द कंप्लीट लॉ, देन दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट शैल बी सीवियर्ड एंड होल लॉ शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड। ठीक है, तो उसी से संबंधित हमको ये, अब लिंक कैसे होगा ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में, क्योंकि टर्म क्या यूज हुई है 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में? टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्रावेंशन विद फंडामेंटल राइट्स इट शैल बी वॉइड। तो ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल टू दैट एक्सटेंट बी वॉइड। तो वही सेम हमको कवर करना है, वही सेम डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी बताना चाह रहा है, जो कि हम 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 से इन्फर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी के कुछ केस लॉ से समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इस केस में क्या हुआ? सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट violates section 14 of preventive detention act violates article 21 and 22 of constitution of india because it does not disclose the ground or reason for detention। तो जो preventive detention act का section 14 था वो article 21 और 22 को violate कर रहा था। article 21 और 22 क्या है? constitution के fundamental rights हैं। इन fundamental rights को violate कर रहा था। कैसे violate कर रहा था? because the section 14 of preventive detention act के तहत it was not disclosing the grounds or reasons for detention, तो इसलिए वो 21 22 को violate कर रहा था। so section court held that section 14 being inconsistent with article 21 and 22 is void and rest of the act, मतलब बचा preventive detention act is valid and is constitutional, but जो उसका section 14 है जो कि fundamental right के से inconsistent हो रहा था, उतने पार्ट को सीवियर करके void डिक्लेयर कर दिया। तो ये हो गया ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा के केस में क्या हुआ कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट प्रोहिबिटेड बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड सब्सटेंसेस। ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ने बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड सब्सटेंसेस को प्रोहिबिट किया, चलेगा। बट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट प्रोहिबिटेड टॉयलेट गुड्स toilet goods and alcohol mixed medicines being inconsistent with article 19(1)(g) was held unconstitutional and rest of the act remain constitutional। बट हुआ क्या कि इस बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के कुछ प्रोविजंस क्या कर रहे थे? टॉयलेट गुड्स को और अल्कोहल मिक्स्ड मेडिसिन को भी प्रोहिबिट कर रहे थे, उनकी डीलिंग में भी प्रोहिबिट कर रहे थे। तो यार, अगर कोई मेडिसिन को अगर आप प्रोहिबिट करोगे, मेडिसिन में अगर कोई अल्कोहल मिक्स करना पड़ रहा है या टॉयलेट गुड्स में मिक्स करना पड़ रहा है, तो वो तो फिर आर्टिकल 19(1)(g) में जो राइट टू कैरी आउट प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस वाली फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर देगा, तो वो उसको अफेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए दोस प्रोविजंस वर हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रेस्ट ऑफ द एक्ट ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट विल रिमेन कॉन्स्टिट्यूशनल। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट केस, आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सीवरेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को एलैबोरेट किया गया था।
पहला इसमें प्रिंसिपल बोला था कि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग सीवरेबिलिटी ऑफ सेक्शन। आपको कोई लॉ में अगर सीवियर करना है वैलिड और इनवैलिड के बीच में, तो वहां पर लेजिस्लेचर का इंटेंशन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। सेकंड पॉइंट, इफ द वैलिड एंड इनवैलिड पोर्शंस कैन नॉट बी सेपरेटेड द होल एक्ट शैल बी इनवैलिड। अगर मतलब किसी एक्ट में किसी लॉ का वैलिड और इनवैलिड पोर्शन सीवियर नहीं कर पा रहे हो तो होल एक्ट शैल बी इनवैलिड। थर्ड पॉइंट है, हाउएवर इफ दे कैन बी सेपरेटेड only the invalid portion shall be severed but the rest of the act remains valid। तो ये हमने भी पढ़ा सीवरेबिलिटी का प्रिंसिपल है कि अगर सेपरेट हो सकता है तो इनवैलिड को सेपरेट करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, बाकी के एक्ट को विल स्टैंड एज कॉन्स्टिट्यूशनल। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल, कोर्ट वुड बी रिलक्टेंट टू डिक्लेयर अ लॉ इनवैलिड ऑन अकाउंट ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। मतलब कोर्ट का रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कोर्ट किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर, किसी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करेगा ऑन अकाउंट ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, तो कोर्ट वुड बी रिलक्टेंट। ठीक है, इजीली ऐसे ही डिक्लेयर नहीं कर देगा इनवैलिड ऑन ग्राउंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। देन इन केस ऑफ टू इंटरप्रिटेशंस द कोर्ट वुड गो विद वन व्हिच वुड रेंडर द लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोर्ट के सामने दो इंटरप्रिटेशंस आते हैं किसी लॉ से रिलेटेड तो कोर्ट वुड गो विद द वन व्हिच रेंडर्स द लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल, वो उस वाले इंटरप्रिटेशन के साथ जाएगा। देन लास्ट प्रिंसिपल है कि व्हाइल इंटरप्रेटिंग अ लॉ द कोर्ट कैन नॉट change the essence of law and create a new law। लॉ को इंटरप्रेट करते समय कोर्ट उसके एसेंस ऑफ लॉ को चेंज नहीं कर सकता और एक नया लॉ नहीं बना सकता। तो ये बेसिकली कुछ 6 प्रिंसिपल्स थे जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी से रिलेटेड थे आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। अब आ जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पे। ये क्या होता है? अब 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 के अंदर हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी पढ़ा। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी समझा टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी बी वाइड वाली टर्म जो 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 में यूज हुई थी उसके कंटेक्स्ट में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कैसे यूज हो रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स 13 क्लॉज 1 में हमने क्या पढ़ा था कि ये कौन से लॉज पे अप्लाई हो रहा है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले, तो उन्हीं पे उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई करती है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आपको सिंपल सी भाषा में अगर समझना है तो बस 2 लाइनों में आप ऐसे समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो लॉ आया, हमने क्या पढ़ा कि अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहले आया था, अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की दी गई फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होता है तो वो वॉइड हो जाएगा। बट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या बोलती है कि वो वॉइड नहीं होगा, वो एक डॉर्मेंट स्टेट में चला जाएगा, वो जस्ट वो मतलब एक्लिप्स हो जाएगा, वो कवर्ड हो जाएगा और वो अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा। और वो उसके ऊपर जो पर्दा, एक एक्लिप्स एक पर्दा समझ लो आपकी, उसके ऊपर एक कर्टेन डल गया है और अब वो कवर हो गया है। अब वो अभी वो एट प्रेजेंट वो अनएनफोर्सिएबल है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट था। क्या? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब जैसे ही अब मान लो फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसा अमेंडमेंट होता है भविष्य में, जिस अमेंडमेंट से जो पहले की इनकंसिस्टेंसी थी उस लॉ की और फंडामेंटल राइट की, अब वो फंडामेंटल राइट में जब अमेंडमेंट हुआ तो उस अमेंडमेंट के बाद वो जो इनकंसिस्टेंसी थी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की और फंडामेंटल राइट की, अब वो हट गई है। वो इनकंसिस्टेंसी अगर अब हट गई है तो उस केस में फिर ये कर्टेन हट जाएगा और जो उस समय लॉ एक्लिप्स हुआ था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अब वो वापस से फोर्स में आ जाएगा। मतलब उस समय जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अनएनफोर्सिएबल हो गया था ऑन ग्राउंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट, इट विल अगेन बिकम एनफोर्सिएबल बिकॉज ऑफ चेंज इन बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट which led to removal of inconsistency between the pre-constitutional law and the fundamental rights। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो according to this doctrine, any pre-constitutional law which is inconsistent with fundamental rights does not make the law null or void, it only becomes unenforceable and is kept in dormant state। जब तक वो इनकंसिस्टेंसी रहती तब तक वो डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है, अनएनफोर्सिबल हो जाता है। जैसे ही फंडामेंटल राइट्स में कोई भविष्य में अमेंडमेंट होता है तो उस कारण से अगर वो इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाती है तो वही एक्लिप्स्ड लॉ, वही अनएनफोर्सिएबल और डॉर्मेंट स्टेट में पड़ा हुआ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अब एक एनफोर्सिएबल लॉ हो जाता है, एक्टिव स्टेट में आ जाता है और वो वापस से फोर्स में हो जाता है। तो हाउएवर इसीलिए इसमें बोला है कि ये फंडामेंटल राइट विथ विच द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिमेन इनकंसिस्टेंट इज अमेंडेड, removing the inconsistency, then the eclipsed law will become constitutional and enforceable again। Further, fundamental rights are prospective in nature and thus cannot invalidate the old actions under impugned law on ground of inconsistency। Fundamental rights जो होती हैं वो prospective in nature होती हैं, तो वो पुराने actions को invalidate नहीं कर सकती, पुराने laws को नहीं, पुराने actions की बात हो रही है। पहले कुछ हो गया, उस actions को आप वापस से invalidate नहीं कर सकते because fundamental right retrospective नहीं होती, prospective in nature होती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। हमने समझा। तो इफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को समझने के लिए हमको कुछ केस लॉस पढ़ने। अब पहला केस है भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में क्या हुआ कि सर्टेन सेक्शंस ऑफ सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट स्टेटेड दैट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन
shall only be regulated by state and under the control of state. No private buses allowed, मतलब कि no private buses allowed. सीपी बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा रेगुलेट होगा, स्टेट के द्वारा और अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट, और इससे ये इन्फर हुआ कि प्राइवेट बसेस अलाउड नहीं है. अब दिस वाज गोइंग कॉन्ट्ररी टू विच फंडामेंटल राइट, 19(1)(g), क्योंकि वहां पर राइट टू कैरी आउट ट्रेड प्रोफेशन ऑक्यूपेशन है, तो 19(1)(g) को ये वायलेशन में जा रहा था. सो 19(1)(g) एक्लिप्स्ड दिस इनकंसिस्टेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट एज अनएनफोर्सिएबल, क्योंकि ये सीपी बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट जो था ये प्राइवेट बसेस को अलाउ नहीं कर रहा था बिजनेस करने के लिए, तो उस कारण से इसने 19(1)(g) के ये इनकंसिस्टेंट में जा रहा था. तो 19(1)(g) ने क्या किया, क्योंकि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, इसको एक्लिप्स कर दिया. 19(1)(g) ने इसको एक्लिप्स कर दिया, मतलब 19(1)(g) ने इसको अनएनफोर्सिएबल कर दिया. उसके बाद क्या हुआ कि हाउएवर फर्स्ट अमेंडमेंट इन पहला अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट आया जिसके थ्रू आर्टिकल 19 क्लॉज 6 वाज अमेंडेड. क्लॉज 6 वाज अमेंडेड स्टेटिंग दैट state is not prevented by article 19(1)(g) in exercising reasonable restriction on right conferred above, and thus eclipsed provision of this act again became enforceable. तो उसके बाद फिर 19 क्लॉज 6 के अमेंड हुआ और 19 क्लॉज 6 में बोला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का प्रिंसिपल ले आए वो, तो अमेंड हो गया, अमेंडमेंट हुआ, उसमें फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हुआ और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का प्रिंसिपल आ गया, जिसमें बोला गया कि स्टेट ये जो फंडामेंटल राइट दे रही है 19(1)(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) में इन फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है. तो क्योंकि अब वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है तो मतलब वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को स्टेट के अंडर में कंट्रोल कर सकती है, प्राइवेट बसेस को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मना कर सकती है, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो वो कर सकता है ऐसा. तो जब ये रेस्ट्रिक्शन, ये अमेंडमेंट हो गया 19 क्लॉज 6 के अंदर, तो उससे क्या हुआ कि ये जो इनकंसिस्टेंसी थी पहले, जिस कारण से वो एक्लिप्स हो गया था हमारा सीपी बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट, अब वो वापस से फोर्स में आ गया, क्योंकि देयर इज नाउ चेंज इन फंडामेंटल राइट रिमूविंग द इनकंसिस्टेंसी. तो इसलिए क्योंकि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो सीपी बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है और 19(1)(g) ये तो इनकंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए नाउ दैट एक्लिप्स प्रोविजन हैज अगेन केम इनटू फोर्स. देन उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 13 क्लॉज 3 पे. यहाँ पर हमारा 13 क्लॉज 2 और 13 क्लॉज 1 के दोनों प्रोविजंस क्लियर हैं. 13 क्लॉज 3 बोलता है कि इट डिफाइंस द वर्ड लॉ, और लॉ को डिफाइन किया गया है, और लॉ इंक्लूड्स क्या, लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, लेजिस्लेशंस, कस्टम और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर द टर्म लॉ. इतना तो क्लियर हो गया. But it was not clarified that whether the term law includes constitutional amendment under Article 368 or not. 368 में जो constitutional amendment की पावर है, तो क्या लॉ की टर्म में constitutional amendment भी आता है? अब ये सवाल क्यों आना जरूरी है, क्योंकि दो सिनेरियो हो सकते हैं. If the जो लॉ की जो टर्म है, if law includes the term constitutional amendment, then it would imply that parliament cannot pass any amendment which takes away fundamental right. क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि लॉ, अगर कोई भी आप लॉ बना रहे हो वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए. अब अगर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की टर्म भी आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शैल आल्सो नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फोर्स में रहना है तो ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट ना हो. तो ये पहला इंटरप्रिटेशन है. बट अगर इफ लॉ डज नॉट इंक्लूड द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टर्म नहीं आती तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्री है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कि अब ऐसा कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हो आप, जो पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है जो भले ही हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट भी हो, क्योंकि यहाँ पर क्या पढ़ा हमने कि लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो ये दो सिनेरियो हैं. तो ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू, केस लॉस के थ्रू क्लियर हुआ कि क्या लॉ की जो टर्म है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड होता है या नहीं. हमने दोनों तरह के इंप्लीकेशन समझ ली. अगर होगा तो पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं रहेगी, अगर नहीं होगा तो पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी अमेंडमेंट की, और वो ऐसे भी अमेंडमेंट ला सकता है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो और वो वैलिड हो जाएंगे. तो अब आ जाते हैं केस लॉस पे कि कैसे क्लियर हुआ कि लॉ, वेदर लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नॉट. तो सबसे पहले 1950 से लेकर 1967 के फेज में जो दो केस लॉज आए वो थे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और उसी के कंटिन्यूएशन में फिर आगे जाके आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस. तो सबसे पहले इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट law under article 13 does not include constitutional amendment and thus parliament has unlimited power to amend any part of constitution. वहाँ पर शंकरी प्रसाद में और सज्जन सिंह में क्या बोला कि लॉ जो है अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ टर्म है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होता, और क्योंकि लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टर्म नहीं आती मतलब पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसी के कंटिन्यूएशन में फिर लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाती. पार्लियामेंट के पास अगर अनलिमिटेड पावर है तो पार्लियामेंट कोई सा भी अमेंडमेंट ले आएगा, वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट भी होगा तो भी चलेगा, तो फिर सिटीजन्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. मतलब अल्टीमेटली सारी अनलिमिटेड पावर आ जाएगी तो फिर तो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर हो जाएगा. किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, है ना. जो
पॉलिटिशियंस हैं वो मिसयूज कर देंगे पावर का। तो इसीलिए फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया। इन द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अ 11 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच held that law would include constitutional amendments under article 368। 368 में जो constitutional amendment की पावर है वो लॉ के अंदर फॉल करेगी, और अगर वो लॉ के अंदर लॉ वुड इंक्लूड द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो फिर उस केस में एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट फंडामेंटल राइट इज वॉइड। तो मतलब एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट इज वॉइड। तो इसीलिए दस पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पार्लियामेंट 368 की पावर को यूज करते हुए ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकता जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के में फंडामेंटल राइट्स जो दिए हैं उसको इनकंसिस्टेंट करे, उससे इनकंसिस्टेंट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकता। ये क्लियर कर दिया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। अब यहाँ पर वापस से उस पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया पार्लियामेंट की पावर को। फिर आया अगला फेज 1967 से 73 तक का। 1967 से 1973 में क्या हुआ, वेरियस अमेंडमेंट्स वर पास्ड ऑफ विच 24th अमेंडमेंट एडेड Article 13 Clause 4, which said that the term law under Article 13 would not include constitutional amendment made under Article 368 and thus implied again that Parliament has an unlimited power to amend Constitution। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्लियर कर दिया था हमारा गोलकनाथ के केस में कि भाई पार्लियामेंट तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी एक भी लॉ की डेफिनेशन में आएगा और इसीलिए आप फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंसी में अमेंडमेंट नहीं ला सकते। अब लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट का मतलब नेता लोगों का मन कहाँ भरता है, तो उन्होंने कोर्ट की बात को ओवर रूल करने के लिए उनके पास क्या जरिया था, अमेंडमेंट। तो उन्होंने 368 की अमेंडमेंट की पावर को यूज करते हुए क्या किया, आर्टिकल 13 में ही एक क्लॉज 4 ऐड कर दिया। हमने कितने पढ़े, 13 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3, 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया एंड वेरियस अमेंडमेंट्स वर पास्ड ऑफ विच 24th अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 13 क्लॉज 4 विच सेड दैट 13 क्लॉज 4 में क्या बोला कि लॉ अंडर आर्टिकल 13 वुड नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब ऊपर पहले तो डिफाइन हुआ नहीं था 13 क्लॉज 3 में कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड करता है या नहीं, लेकिन गोलकनाथ के केस के बाद जैसे ही पार्लियामेंट को पता चला कि अरे इन्होंने तो हमारे पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 13 क्लॉज 4 ले आया और उसमें ये एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया कि भाई लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। और इससे क्या इंप्लाई हुआ कि अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं करता मतलब पार्लियामेंट ने अपनी अनलिमिटेड पावर को वापस से रीगेन कर लिया। तो अब वापस से रीगेन कर लिया, 13 क्लॉज 4 को अब हटाना जरूरी हो गया। तो फिर आया 1973 में लैंडमार्क केस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। अब इसमें 13 जज बेंच बैठी, ऊपर 11 जज बेंच बैठी थी गोलकनाथ की, उसको भी पार्लियामेंट नहीं मानी, 13 क्लॉज 4 ले आई। अब पार्लियामेंट और जुडिशरी का लेजिस्लेचर और जुडिशरी का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब वापस से फिर जुडिशरी आ गई 13 जज बेंच के साथ केशवानंदा भारती के केस में, जिसमें कोर्ट ने ओवर रूल किया गोलकनाथ केस को एंड अपहेल्ड 24th अमेंडमेंट। कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। मतलब 24th अमेंडमेंट जिसमें 13 क्लॉज 4 ऐड हुआ था उसको अपहेल्ड कर दिया और ओवर रूल किया गोलकनाथ के केस को एंड हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। हाउएवर majority, that is 7:6 bench ने laid down that the parliament cannot amend anything which forms the part of basic structure of the constitution। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि देखो अमेंडमेंट का ही इशू है ना कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है अमेंडमेंट की, तो हम ये तो केशवानंदा भारती ने क्लियर किया। केशवानंदा भारती ने बोला 7:6 के रेशियो में जजेस ने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, लेकिन Parliament cannot amend anything which forms the part of basic structure of the constitution। अब एक नई टर्म लिया है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी चीज अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ रही है उसके इनकंसिस्टेंसी में आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकते, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, बाकी आप सब अमेंड कर सकते हो, ठीक है। अब कोर्ट लेट डाउन तो फिर और कोर्ट ने लेट डाउन किया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होती है। तो उसने डिफाइन किया कि सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल टू इट्स एग्जिस्टेंस दैट इफ दे आर टेकन अवे द कॉन्स्टिट्यूशन वुड फॉल डाउन लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स एंड दिस वाज टर्म्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट वाज हेल्ड दैट सेम कैन नॉट बी अमेंडेड। तो कोर्ट ने सिर्फ सिंपल सी एक टर्म निकाली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम पार्ट 3 से कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई फंडामेंटल राइट्स इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो वॉइड हो जाएगा, तो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर मिल रही है तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। गोलकनाथ ने बोला कि हाँ सही बात है, पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं देनी है, बट केशवानंदा भारती ने क्लियर स्टेब्लिश कर दिया प्रिंसिपल की देखो पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, उसके पास पावर है 368 में, बट पार्लियामेंट कोई भी ऐसे प्रोविजन को अमेंड नहीं कर सकती विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद फिर 1976 में आया 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। अब अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने उसको बहुत वाइड रख दिया कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इतने एसेंशियल फीचर्स जो कि अगर नहीं फुलफिल होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वुड फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो उसमें तो फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड हो गए, मतलब अल्टीमेटली फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर पाएगा वो, ऐसे ही इन्फर हो रहा है। तो फिर उसके बाद अब फिर पार्लियामेंट शांत नहीं बैठा, तो लेजिस्लेचर शांत नहीं बैठा। लेजिस्लेचर ने क्या किया कि लेजिस्लेचर ने बोला 42nd अमेंडमेंट लाए जिसके थ्रू उन्होंने आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5 ऐड कर दिए। अब 13 क्लॉज 4 ऐड कर चुके थे, अब 13 को नहीं छेड़ा, अब इस बार
368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर देता है उसमें क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड कर दिए। क्लॉज 4 में ऐड करके लिख दिया कि दिस बार, क्लॉज 4 में लिखा कि दिस बार जुडिशियल रिव्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो अगर कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे तो इट वुड बार द जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी उस पर चेक नहीं कर पाएगी। पहला ये क्लॉज 4 में बोला। क्लॉज 5 में बोला पार्लियामेंट हैज एन अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करना चाह रहा है। मतलब अल्टीमेटली लेजिस्लेचर जुडिशरी से लड़ने में लगा हुआ है। जुडिशरी ने बोला कि भाई तुम अमेंड कर लेना लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मत छेड़ना, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप छेड़ोगे तो हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा काम है इंडिपेंडेंसी को चेक करना, तो जुडिशरी विल रिव्यू इट। तो अब उसको अब पार्लियामेंट ने अपना दिमाग लगाया, तो 1976 में पार्लियामेंट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्लॉज 4 लाया 368 में, जिसमें उसने जुडिशियल रिव्यू की पावर बार कर दी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और क्लॉज 5 के थ्रू उसने क्या किया कि डिक्लेयर कर दिया कि पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस इन टोटो क्या किया कि देयर बाय पासिंग द केशवानंद भारती का जजमेंट। अब उन्होंने अल्टीमेटली फिर जुडिशरी के उसको जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, ये दो क्लॉजेस लाके आर्टिकल 368 के अंदर। तो फिर वापस से इसको क्लैरिफाई करने के लिए फिर जुडिशरी पिक्चर में आ गई। तो 1980 में वापस से केस लॉ आया इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एंड देयरबाय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज अपहेल्ड एंड विच इज वैलिड टुडे। तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फिर कोर्ट ने ऊपर केशवानंद भारती ने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को हटाया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के प्रिंसिपल को लाया। मिनर्वा विल्स में वापस से फिर आर्टिकल 368 क्लॉज 4 को हटाया, 368 क्लॉज 5 को हटाया और बोला कि दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो प्रिंसिपल केशवानंद भारती ने बताया था दैट वाज अपहेल्ड एंड इज स्टिल वैलिड टुडे। अब इससे समझ में, अब इससे हम ये जान लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आखिरी में आता क्या है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो देखो, सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में है। और ये जो लिस्ट है दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये कंटिन्यू, इसमें और भी चीज़ें आती रहेंगी एज द टाइम चेंजेस। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में चीज़ें ऐड होती रहेंगी। द इंटेंट इज कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मतलब कि वो उतने इसेंशियल प्रोविजंस जो कि अगर फुलफिल नहीं हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन वुड फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आएगा। और अगर वो आएगा तो फिर पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर पाएगा। ये इस तरह से 13 क्लॉज 3 में जो लॉ इंक्लूड्स द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कहानी थी, वो यहाँ पर हमारी जो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद से शुरू हुई थी, वो मिनर्वा विल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे कंप्लीट होती है। और इस तरह 13 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 कंप्लीट होता है। अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हैं देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।